हेलो एवरीवन। आज हम फैक्टर्स इफ़ेक्टिव रेट ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। यानी आज के वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो विनिमय दर होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। पहले आप एक्सचेंज रेट के बारे में जानते हैं। विनिमय दर जो होता है वो दो देश की जो मुद्राएं होती है उन मुद्राओं के बीच में जिस दर से आपस में एक्सचेंज होता है उसे हम जो है विनिमय दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो यूएस डॉलर है उसकी जो वैल्यू भारतीय रुपये के अंदर जो है 75 रुपीज़ है। तो इसका मतलब $1 के बदले में जब 75 रुपये आएंगे और एक जो रुपया है उसके बदले में 1/75 जो यूएस डॉलर आएंगे। तो ये जो रेट है चाहे वो 1/75 हो चाहे 1/75 हो, क्योंकि जब हम एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के अंदर मूल्य निर्धारित करते हैं या जिस दर के ऊपर एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ में एक्सचेंज की जाती है तो उसे हम जो है एक्सचेंज रेट या विनिमय दर कहते हैं। विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व, जब हम लोचशील विनिमय दर की बात करते हैं तो जो लोचशील विनिमय दर होती है वो मुद्रा की विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है और अल्पकाल के अंदर ये जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति है इनमें लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब मांग और पूर्ति जो विदेशी मुद्रा के उसमें उतार चढ़ाव आएंगे तो उसकी वजह से विदेशी जो विनिमय दर है उसके अंदर भी लगातार परिवर्तन आएंगे। तो ये जो उतार चढ़ाव होते हैं इन उतार चढ़ावों के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं और वही जो है विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारण है। तो इसमें सबसे पहला है बैंकिंग कार्य। बैंकिंग कार्य के अंदर आप देखिए कि जब एक देश के जो बैंक होते हैं वो विदेशों के साख पत्रों का साख पत्र जो होते हैं उनका क्रय करते हैं, यानी विदेशों से शेयर है बॉन्ड है उनको खरीदते हैं। मान लीजिए कि भारत का बैंक है एसबीआई। अब जब एसबीआई ने यूएस के किसी बैंक से ऋण पत्र खरीदे तो ये जो है भारत की जो पूंजी है वो विदेशों में जाएगी। तो जब पूंजी हमारे देश से बाहर की तरफ जाती है तो इसका मतलब हम विदेशी मुद्रा की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की जो विनिमय दर है वो उसके अंदर जो गिरावट आएगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस देश की मुद्रा की मांग बढ़ती है उसकी विनिमय दर में सुधार होगा। जिस देश की मुद्रा की मांग में कमी होती है उस देश की जो है विनिमय दर में गिरावट आएगी। दूसरा, अगर आप सप्लाई का देखते हैं तो इसके अंदर जिस देश के अंदर मुद्रा की प्राप्ति होती है, जैसे मान लीजिए अगर भारत है, भारत को अगर डॉलर की प्राप्ति हो रही है तो इसका मतलब भारत के रुपए में मजबूती आएगी। तो विनिमय दर जो है उसके अंदर जब एक देश की पूंजी बाहर की तरफ जाती है और जब वे विदेशों से खरीदे गए साख पत्रों का विक्रय करते हैं, यानी एसबीआई ने जो साख पत्र खरीद लिए थे अमेरिका से, अब वो जो है साख पत्र वापस बेचते हैं तो उसके कारण देश के अंदर पूंजी का अंतर्वाह होता है। तो जब किसी भी देश के अंदर ये दोनों लगातार कार्य चलते रहते हैं, क्योंकि कुछ क्रय करते हैं और कुछ हम साख पत्रों का विक्रय करते रहते हैं, तो इस प्रकार से जब बाहर जाने वाली पूंजी की तुलना में देश के अंदर पूंजी अधिक आती है तो इसके कारण जो है देश की जो मुद्रा है उसकी मांग बढ़ेगी। यानी जब भारत के अंदर ज़्यादा पूंजी आएगी तो इसका मतलब भारतीय रुपए की मांग करेंगे वो, तो उसकी वजह से जो विनिमय दर जो है उस देश के अनुकूल होगी या विनिमय दर में सुधार होगा। और अगर जितनी एक देश के अंदर पूंजी आ रही है उसके मुकाबले अगर साख पत्रों के अंदर विदेशों से ज़्यादा खरीद फरोख्त की जा रही है तो उसकी वजह से जो है एक देश से पूंजी का जो शुद्ध प्रवाह है वो बाहर की तरफ होगा, जिसकी वजह से एक देश की जो विनिमय दर है उसके अंदर गिरावट आएगी, उसके अंदर जो है प्रतिकूल परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से बैंकिंग कार्य जो होते हैं वो विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। अगर हम विदेशों से ज़्यादा साख पत्र खरीदते हैं तो उसकी वजह से हमारी विनिमय दर गिरावट आएगी, क्योंकि जब हम अमेरिका से साख पत्र खरीदेंगे तो हम डॉलर की मांग करेंगे तो उसकी वजह से अमेरिकन डॉलर की मांग बढ़ने की वजह से भारतीय रुपए में गिरावट आएगी। और अगर हम विक्रय ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो है बेच करके डॉलर प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर डॉलर की पूर्ति बढ़ रही है और जब डॉलर की पूर्ति बढ़ेगी तो डॉलर की जो कीमत है उसमें गिरावट आएगी। डॉलर की कीमत में गिरावट आने का मतलब भारतीय की जो विनिमय दर है उसमें सुधार होगा। नेक्स्ट है बैंक दर। बैंक दर भी विनिमय दर को प्रभावित करने वाला एक मुख्य फैक्टर है। यदि एक देश के अंदर बैंक दर विश्व के अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा हो जाती है तो जो निवेशक होते हैं वो अपनी पूंजी जो है उस देश में जमा करवाने लगते हैं, क्योंकि उस देश के अंदर ज़्यादा ब्याज मिल रहा है।
जिसकी वजह से उस देश के अंदर पूंजी का अंतर्वाह ज़्यादा होगा, उस देश के अंदर ज़्यादा पूंजी आएगी। और जब ज़्यादा पूंजी आएगी तो उस देश के अंदर लोग जो है, जैसे मान लीजिए भारत की विनिमय के अंदर जो है बैंक दर ज़्यादा है, तो जो भारत के अंदर निवेश करने के इच्छुक है वो व्यक्ति जो भारत की मुद्रा की मांग करेंगे। तो भारत की मुद्रा की मांग बढ़ने से उस देश की विनिमय दर जो है उसके अंदर अनुकूल परिवर्तन होता है, यानी विनिमय दर जो है उसके अंदर सुधार होता है। तो बैंक रेट के बढ़ने से भी जो है विनिमय दर के अंदर परिवर्तन आता है। अगर बैंक दर कम हो जाती है तो जिन लोगों ने पहले निवेश कर रखा है उस देश के अंदर, वो अपना निवेश निकालना शुरू कर देते हैं। और जब वो अपना निवेश निकालेंगे तो उस देश से पूंजी बाहर की तरफ जाएगी। बाहर की तरफ जाने की वजह से जो विनिमय दर है उसके अंदर प्रतिकूल परिवर्तन होगा, यानी विनिमय दर के अंदर गिरावट आएगी। नेक्स्ट है संरक्षण की नीति। संरक्षण की नीति अगर कोई भी देश अपनाता है तो उसकी वजह से जो है इंपोर्ट के अंदर कमी होती है, यानी एक देश के अंदर आयात कम होंगे। और जब एक देश के आयात के अंदर कमी आती है तो उसकी वजह से विदेशी मुद्रा की मांग कम होने लगती है, क्योंकि हम विदेशी मुद्रा की मांग आयात करने के लिए करते हैं। तो जब हम आयात कम कर रहे हैं तो उससे हम जो विदेशी मुद्रा की मांग कम करेंगे। और जब विदेशी मुद्रा की मांग एक देश के अंदर कम होती है तो उसकी वजह से विनिमय दर में अनुकूल परिवर्तन होता है। और संरक्षण जब लगाया जाता है तो उसकी वजह से निर्यात में वृद्धि होती है। और जब निर्यात के अंदर वृद्धि होती है तो उसकी वजह से घरेलू देश की मुद्रा की मांग बढ़ती है, क्योंकि जब घरेलू देश से दूसरे देश वाले सामान खरीदेंगे तो उन्हें उस देश की मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है विनिमय दर में सुधार होगा। जैसे मान लीजिए कि हम अमेरिका की और भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। अब अमेरिका से भारत जो इम्पोर्ट कर रहा है, अब भारत को इंपोर्ट करने के लिए यूएस डॉलर चाहिए। अगर भारत ने जो वो संरक्षण की नीति अपनाई तो उसकी वजह से इंपोर्ट कम होंगे। और जब इंपोर्ट कम होंगे तो यूएस डॉलर की मांग में भी कमी आएगी। और जब यूएस डॉलर की मांग में कमी आएगी तो उससे भारत के रुपए की कीमत जो है यूएस डॉलर के अंदर बढ़ जाएगी। दूसरा, जब हम निर्यात की बात करते हैं, अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो भारत से जो लोग आयात कर रहे हैं, क्योंकि भारत का निर्यात है वो दूसरे देशों के लिए आयात है, जब वो आयात करेंगे भारत से ज़्यादा तो भारतीय रुपए की वो ज़्यादा मांग करेंगे। और भारतीय रुपए की मांग बढ़ने की वजह से जो है भारत की जो विनिमय दर है उसमें सुधार होगा। नेक्स्ट है शांतिकालीन स्थिति। जब एक देश के अंदर शांति की परिस्थितियां होती है, शांति की परिस्थितियों का मतलब ये है कि उस देश के अंदर जो है वो ना तो कोई युद्ध की स्थिति है, ना उस देश के अंदर जो वो कोई राजनीतिक उथल पुथल है, ना उस देश के अंदर जो है वो किसी प्रकार की जो है अस्थिरता है। तो ऐसे में जब शांति की परिस्थितियां होती है तो उस अवस्था के अंदर एक देश में जो विदेशी निवेश होता है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि उनको लगता है कि स्थिरता की स्थिति है, ऐसे में वहाँ पर निवेश करना फायदेमंद होगा। और जब एक देश के अंदर विदेशी निवेश आता है तो उसके कारण जो है उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ने लगती है। और जब उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो है विनिमय दर उस देश के अनुकूल होती है। इसके विपरीत अगर युद्ध की स्थिति है, अस्थिरता है, गृह युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से जो निवेशक पहले से निवेश किए हुए हैं वो भी अपनी पूंजी जो उस देश से निकालने लगते हैं, यानी विनिवेश करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस देश की विनिमय दर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो परिस्थितियां होती है ये भी जो है विनिमय दर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट होता है विनिमय नियंत्रण। कई बार एक देश की जो सरकार होती है वो विदेशों से होने वाले जो आयात है उसके ऊपर नियंत्रण कर लेती है, यानी किसी विशेष वस्तु के आयात को जो है कम करने के लिए विदेशी मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्योंकि जब हम विदेशों से आयात करते हैं तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर एक देश की सरकार जो होती है वो आयात को नियंत्रित करना चाहती है तो वो जो है विदेशी जो विनिमय है उसके ऊपर नियंत्रण करेगी। और जब विदेशी विनिमय पर नियंत्रण होगा तो उसकी वजह से जो है एक देश के अंदर जो वो आयात है वो उसके में कमी आएगी। और जब एक देश के आयात में कमी आएगी तो उसकी वजह से जो है विनिमय दर के अंदर अनुकूल परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से एक देश की विनिमय दर में सुधार तब भी होता है जब एक देश के अंदर आयात को नियंत्रित करने के लिए विनिमय को नियंत्रित किया जाता है। तो विदेशी विनिमय का मतलब विदेशी मुद्रा को, तो विदेशी मुद्रा की अगर मात्रा सरकार पब्लिक को कम देती है, आयातकों को कम मुद्रा जारी करती है, तो उसकी वजह से आयात में गिरावट आती है। और आयात में गिरावट आने से विनिमय दर के ऊपर जो वो अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है वित्त नीति। जब एक देश की सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाती है, घाटे की वित्त व्यवस्था कब अपनानी पड़ती है? जब एक देश की
जो सरकार है उसकी इनकम कम होती है और उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, और उस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए जब सरकार नए नोट छपवाती है तो उसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। तो अब देखिए, अगर एक देश के अंदर घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई गई, इसका मतलब नए नोट उस देश के अंदर छपे हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो मुद्रा की पूर्ति के अंदर वृद्धि होती है। और जब कभी भी किसी भी देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो उससे कीमत स्तर बढ़ने लगता है। और जब हमारा एक देश के अंदर कीमत स्तर बढ़ता है तो उसकी वजह से उस देश के अंदर इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि अब उस देश के अंदर वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है। इस वजह से बाहर से आयात करना सस्ता पड़ता है। तो जब एक देश के अंदर आयात के अंदर वृद्धि होती है तो उससे जो है विनिमय दर प्रतिकूल होगी। दूसरा, जब एक देश के अंदर कीमत स्तर बढ़ गई है, यानी वहाँ की वस्तुएं और सेवाएं जो महंगी हो गई है, उसकी वजह से उस देश का जो एक्सपोर्ट है उसमें भी कमी आती है। तो जब निर्यात में कम होता है और आयात के अंदर वृद्धि होती है तो उसकी वजह से जो है एक देश के अंदर जो विनिमय दर है उसके ऊपर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जब एक देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति के अंदर वृद्धि होती है तो मुद्रा की पूर्ति के अंदर वृद्धि होने से ब्याज दर भी कम होने लगती है। और जब एक देश के अंदर ब्याज दर कम होगी तो उससे हमारे एक देश की जो पूंजी है वो विदेशों में जाने लगती है। तो जब विदेशों के अंदर एक देश की पूंजी जाएगी तो उसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर विपरीत असर पड़ता है, यानी उसके अंदर गिरावट आती है। तो इस प्रकार से एक देश के अंदर जो फाइनेंस पॉलिसी है, वित्त नीति है, उसका भी जो है विनिमय दरों के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति और अवस्फीति। इन दोनों की अवस्थाओं में जो है एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अब आप वो देखते हैं। पहले आप ये देखते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होती है। जब किसी भी देश के अंदर लगातार कीमतों में वृद्धि की स्थिति दिखाई देती है, यानी सामान्य कीमत स्तर है, अगर वो लगातार बढ़ रहा होता है तो उस अवस्था को हम जो है मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। और जब एक देश के अंदर मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो उसकी वजह से आयात बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब एक देश के अंदर कीमत स्तर बढ़ गया है, उसकी वजह से जो है विदेशों से वस्तुएं मंगवाना सस्ता पड़ता है, तो इसकी वजह से जो आयात में वृद्धि होती है। दूसरा, जब एक देश के अंदर कीमत स्तर बढ़ जाता है तो बाहर के देशों को उस देश की वस्तुएं महंगी लगने लगती है, इसकी वजह से जो एक देश के निर्यात में भी कमी आती है। तो निर्यात कम होने की वजह से एक तो उस देश के अंदर विदेशों से पूंजी आ नहीं रही है, और दूसरा उस देश की आयात बढ़ने की वजह से विदेशी मुद्रा की मांग ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उस देश की जो विनिमय दर है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर एक देश के अंदर कीमतें बढ़ रही है यानी मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो उस अवस्था के अंदर जो है उस देश के अंदर विनिमय दर में गिरावटें आएगी। और दूसरी अवस्था होती है मुद्रा विस्फीति। मुद्रा विस्फीति से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसके अंदर एक देश के अंदर जो लगातार कीमत स्तर में गिरावट आती रहती है। तो जब एक देश के अंदर कीमतों में कमी होती है, तो जब कीमतों में कमी होने की वजह से उस देश के अंदर इंपोर्ट में कमी आएगी, क्योंकि अब जो उस देश के नागरिक है उन नागरिकों को ये लगता है कि विदेशी वस्तुओं की तुलना के अंदर हमारे देश के अंदर जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उन वस्तुओं की कीमतें कम हो गई है, इसलिए वो घरेलू वस्तुओं का ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से इम्पोर्ट कम होता है। दूसरा, उस देश के अंदर जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर वृद्धि होगी, क्योंकि जब उस देश के अंदर कीमत स्तर में कमी आई तो उसकी वजह से जो विदेशों के अंदर जो लोग हैं उन लोगों को लगता है कि उस देश के से जो है सामान खरीदना सस्ता रहेगा, इसलिए उस देश की जो है एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, और इंपोर्ट के कम होने से एक्सपोर्ट के बढ़ने से एक देश की विनिमय दर के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो मुद्रास्फीति की अवस्था के अंदर विनिमय दर के अंदर गिरावट आती है, और मुद्रा अपस्फीति की अवस्था के अंदर विनिमय दर के अंदर सुधार होता है। नेक्स्ट है विदेशी ऋण। जब कभी भी एक देश विदेशों से ऋण लेता है या विदेशों के उसने ऋण दे रखे, उस ऋण के ऊपर अगर वो ब्याज प्राप्त करता है तो उसके कारण जो है उस देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि भी अमेरिका ने, भारत ने जो है वो अमेरिका से 1 मिलियन जो है यूएस डॉलर का जो है वो लोन लिया, तो भारत को जो है 1 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त होंगे। तो जब भारत के अंदर विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो विदेशी मुद्रा का मूल्य कम होगा, और विदेशी मुद्रा का मूल्य कम होने का मतलब रुपये का मूल्य बढ़ेगा, तो उसकी वजह से विदेशी जो जो विनिमय दर है उसके अंदर जो सुधार होगा, या विदेशी विनिमय दर के ऊपर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अब ऋण वैसे तो देखा जाए तो बुरा है, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि भी बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़, हमें केवल ये देखना है कि अगर एक देश के अंदर विदेशी मुद्रा का प्रवाह हो रहा है
तो उस देश की विनिमय दर के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो जब विदेशों से ऋण लेते हैं या विदेशों को अगर हमने ऋण दे रखा है उसके ऊपर हम ब्याज प्राप्त करते हैं, तो उन दोनों ही अवस्थाओं के अंदर एक देश के विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा की जब प्राप्ति होती है तो उसकी वजह से विनिमय दर के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत स्थिति के अंदर देखिए, जब एक देश दूसरे देश को ऋण देता है या ऋण का भुगतान करता है या ऋण के ऊपर जो है ब्याज का भुगतान करता है, तो उसकी वजह से जो है उस देश से पूंजी जो बाहर की तरफ जाती है। अगर ऋण दिया तो भी पूंजी बाहर की तरफ, पहले अगर ऋण ले रखा उसके ऊपर ब्याज का भुगतान किया तो भी पूंजी बाहर की तरफ, और अगर कोई नया ऋण लेता है या पुराने ऋण का भुगतान करता है तो उसकी वजह से पूंजी का बाहर की तरफ जो है प्रवाह होता है। अगर बाहर की तरफ एक देश की पूंजी जा रही है तो उसका जो है विनिमय दर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से विदेशी ऋण जो होते हैं वो भी जो है विनिमय दर को प्रभावित करने वाला एक मुख्य फैक्टर है। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। जब एक देश के लोग विदेशों से प्रतिभूतियों का क्रय करते हैं, यानी विदेशों के अंदर सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, तो उस देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने लगती है। क्योंकि अगर हम इंग्लैंड के अंदर प्रतिभूतियां खरीदना चाहते हैं, सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं, तो हमें पौंड की मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि पौंड में हम उनको खरीद पाएंगे। तो इससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने के कारण हमारे देश की जो विनिमय दर है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इसके विपरीत जब एक देश के नागरिक विदेशी प्रतिभूतियों का विक्रय करते हैं, यानी उनको वापस बेचते हैं, जैसे भारत ने पहले इंग्लैंड से खरीद ली, अब अगर वापस इंग्लैंड के लोगों को प्रतिभूतियां बेच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भारत को जो है पौंड प्राप्त होंगे। तो जब एक देश के अंदर विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो उसकी वजह से विनिमय दर के अंदर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो अगर प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है विनिमय दर प्रतिकूल होगी, अगर प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है विदेशों में तो उसकी वजह से जो है विनिमय दर के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है राजनीतिक वातावरण। जब एक देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता होती है, एक देश के अंदर जो पॉलिसीज बनाई जाती है अगर वो उद्योगपतियों के अनुकूल बनाई जाती है और एक देश की जो सरकार है वो व्यापारियों के हितों के अनुसार नीतियां बनाती है, तो उसके कारण एक देश के अंदर निवेश का माहौल होता है और उससे विदेशी पूंजी जो है एक देश के अंदर ज़्यादा मात्रा में आती है। तो जब एक देश के अंदर विदेशी पूंजी ज़्यादा आएगी राजनीतिक वातावरण अनुकूल होने की वजह से, तो उसकी वजह से जो है एक देश की विनिमय दर के ऊपर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यानी एक देश की विनिमय दर के अंदर सुधार होगा। और इसके विपरीत अगर राजनीतिक उथल पुथल है, ऐसी पॉलिसीज अपनाई जाती है जिससे उद्योगपतियों को, विशेष रूप से विदेशी जो निवेश करने वाले उद्योगपति है, अगर उनको नुकसान होने की संभावना होती है तो उसकी वजह से एक देश के अंदर नया निवेश नहीं आता, बल्कि पुराना जो विदेशी निवेश है वो भी जो है देश से बाहर जाने लगता है, जिसकी वजह से उस देश की जो विनिमय दर है उस विनिमय दर के अंदर जो है गिरावट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार में परिवर्तन। जब एक देश में आयात की तुलना में निर्यात में ज़्यादा वृद्धि होती है, यानी एक देश का जो व्यापार है उस व्यापार के जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एक्सपोर्ट और दूसरा इंपोर्ट। जब एक देश का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ता है और इंपोर्ट के अंदर वृद्धि जो होती है वो थोड़ी होती है, तो एक्सपोर्ट से मुझे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, इंपोर्ट से मैं विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा, यानी मांग करेंगे। तो जब एक देश के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है उसके मुकाबले उस देश के अंदर अगर डिमांड कम होती है, तो ऐसे में जो है उस देश की जो विनिमय दर है उसमें अनुकूल परिवर्तन होता है। तो जब कभी भी एक देश आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है, तो आयात अगर ज़्यादा किया निर्यात अगर कम करेंगे तो उसकी वजह से एक देश के अंदर जो है विनिमय दर है उसके ऊपर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए एक देश को जो है अपने आयात को बढ़ाने के जो है प्रयास नहीं करने चाहिए बल्कि निर्यात को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। जब एक देश निर्यात अधिक करता है तो उससे उस देश की विनिमय दर के ऊपर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है पूंजी का प्रवाह है। जब पूंजी का प्रवाह एक देश के अंदर अधिक होता है तो उस देश की जो मुद्रा की जो मांग है उसमें वृद्धि होती है। यानी जब हमारे देश के अंदर पूंजी आएगी तो पूंजी आने का मतलब क्या है, वो मान लीजिए कि डॉलर लेकर के आए, उसको जो पहले जो है रुपए में कन्वर्ट करेंगे,
तो जब एक देश की विदेशी जो मुद्रा है जो एक देश की मुद्रा उसके जो विदेशों से ज़्यादा पूंजी आने की वजह से जब मांग बढ़ती है, तो मांग के बढ़ने से विनिमय दर में सुधार होता है। और इसके विपरीत जब एक देश से पूंजी बाहर की ओर अधिक जाती है, तो बाहर की तरफ पूंजी जाने से उस देश के अंदर विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी, क्योंकि पहले हमारी मुद्रा की मांग विदेशों में बढ़ रही थी। जब पूंजी अंदर की तरफ आ रही थी, तो उससे हमारी विनिमय दर में सुधार होगा। और जब पूंजी हमारे देश से बाहर की तरफ जाती है, तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी, तो विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। और विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ने का मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो विनिमय दर है उसके अंदर जो प्रतिकूल परिवर्तन हो रहा है, या हमारे देश की जो विनिमय दर है उसमें गिरावट आ रही है। नेक्स्ट है सट्टा। जिस देश के अंदर मुद्रा के अंदर जो है सट्टा अधिक लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि भारत के अंदर जो है रुपए के अंदर सट्टा ज्यादा लगाया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादातर जो स्टोरी है वो रुपए को खरीदेंगे। तो रुपए को खरीदने की वजह से जो है मुद्रा की मांग बढ़ेगी। रुपए की मांग बढ़ने की वजह से विनिमय दर जो उसमें सुधार होगा। और अगर भारत के लोग जो है डॉलर के अंदर ज्यादा सट्टा लगाते हैं, तो उसकी वजह से डॉलर की मांग बढ़ेगी। तो डॉलर की जो मूल्य है उसमें वृद्धि होगी, और डॉलर का मूल्य बढ़ने का मतलब है कि भारत का जो रुपये है वो कमजोर होगा, यानी विनिमय दर के अंदर गिरावट आएगी। इसके बाद ये जो है आपके लिए सेल्फ असेसमेंट है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है और ये आप चेक करना चाहते हो कि भी आपको कितना समझ में आया है, तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको इन क्वेश्चन का जवाब आता है तो इसका मतलब ये है कि भी आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। और अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो इसका मतलब भी टॉपिक को आपको दोबारा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन होने का क्या मतलब है, यानी किस अवस्था के अंदर जो है वो विनिमय दर प्रतिकूल होती है, या प्रतिकूल विनिमय दर का क्या मतलब है। दूसरा है विनिमय दर के अनुकूल होने का क्या अर्थ है, और ऋण लेने से एक देश की विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि जब एक देश ऋण लेता है तो उसका एक देश की विनिमय दर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी। और ब्याज दर जो होती है वो किस प्रकार से विनिमय दर को प्रभावित करती है, यानी एक देश के अंदर जब ब्याज दर में परिवर्तन होता है तो ब्याज दर के बढ़ने पर विनिमय दर में क्या परिवर्तन होगा, ब्याज दर के कम होने पर विनिमय दर में क्या परिवर्तन होगा। तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।